जो मुख्य अतिथि हैं वो आदरणीय ठाकुर दास जी हैं। ठाकुर दास जी सेब उत्पादक किसान हैं और सब्जी उत्पादक किसान हैं। आप प्राकृतिक रूप से सेब उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। पुजाली गांव है आपका, तहसील बंजार है और जिला है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आप हैं। और आप अभी दौड़े दौड़े खेतों में गए और आपने कहा कि कल उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी थी कि कल बारिश ना हो, ताकि वो आप सभी जनों को, हम सभी योगाहार के सदस्यों को सेब का बागान दिखा सके। और वही हुआ, आज बारिश थम गई। उनकी चिंता की हमेशा सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन योगाहार के मंच के लिए आज भगवान इंद्रदेव ने खुश होकर के आज मौसम खुशहाल बना दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री ठाकुर दास जी इस योगाहार के मंच पे। ये योगाहार जो है एक वर्ष पूर्ण कर चुका है और दूसरी वर्ष की ओर लगभग दूसरा वर्ष तय करने वाला है। और इसमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और उससे संबंधित किसान हैं। देश के विभिन्न राज्यों से किसान जुड़ते हैं, 18 राज्यों से किसान जुड़ते हैं और हर दिन इस तरह की चर्चा होती है। इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि किस तरह से आप खेती कर रहे हैं और कब से आप खेती कर रहे हैं, ये प्राकृतिक खेती, और आप कहाँ तक बढ़े, और हमारे किसानों के लिए, हमारे कृषक बंधुओं के लिए, योगाहार बंधुओं के लिए आपका क्या संदेश है। आदरणीय, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। पतंजलि किसान सेवा समिति के समस्त अधिकारी तथा किसान भाइयों बहनों एवं जैसे आपने बताया 18 राज्यों से जुड़े हुए किसान, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस गूगल मीट में। मैं अपने आप को आज बहुत ही खुश नसीब इंसान समझ रहा हूं जिसके लिए आप सभी ने मुझे इसका अवसर दिया। खासकर दिनेश भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस वक्तव्य के लिए बुलाया। मैं इस गूगल मीट में सभी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती किसानों का बहुत बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में ना आप जहर खाएं ना दूसरे को खिलाएं। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 1,72,000 प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं और मेरे जिला कुल्लू में लगभग 1600 के करीब प्राकृतिक खेती इस वक्त कर रहे हैं। मैं खास करके ये बागवानी पर खेती करता हूँ और इसमें 6 फसलें बीजता हूँ, जैसे सब्जी है, स्ट्रॉबेरी है और दालें हैं। इस तरह की कद्दू वर्गीय फसलें बीजता हूँ। साथियों, सितंबर 2018 से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का एक मुहिम आई थी, सरकार ने भी चलाई थी। तो मैं 2018 से इस खेती को करता आ रहा हूँ। उससे पूर्व मैं 1 साल डॉक्टर कृष्ण चंद्रा के, जो राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद के डायरेक्टर भी हैं, निदेशक हैं, उनके मतलब संपर्क में भी रहा। 1 साल में 2017 में उसमें चला था। 2018 में मैं तुरंत इसमें
प्राकृतिक खेती में आया था। मैंने 2018 में ही आदरणीय पालेकर जी का शिविर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में हुआ था। मैं उसमें 5 दिन भाग लिया। तुरंत आ करके मैंने ये खेती अपनाई, जिसका परिणाम आप ये देख सकते हैं। मेरे पास सेब का बागान है, सेब लगे हैं, ये दिखा सकता हूं मैं। ये देखिए, ये देखो, भरे पड़े हैं, लदे हैं। और ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का पेड़ है। ये देखिए जो है घास लगी है, थोड़ा सा मैं वो कर नहीं पाया क्योंकि लेबर नहीं मिलती है यहाँ। ये देखिए, ये जहर मुक्त है, इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं है। इतना ही नहीं है, काफी बड़ा है, पर परे परे है। मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। मैं थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा वक्तव्य रखता हूँ। मैं इस खेती को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। पहला, फसलें। फसलों में चाहे अनाज बीजिए, गन्ना, कपास, जो भी बीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं ज़्यादा तो दूसरी फसलों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खास करके मेरी जो मेन जो खेती है वो सेब है। उसके साथ सब्जी बीज में बीजता रहता हूँ। ये पूरी बागवानी जो है, ये आदरणीय सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 100% है, जिसका परिणाम ये देखिए, ड्रम नजर आ रहा है, इसमें जीवामृत बनाता हूँ। अभी तो मैं फेंक चुका, दिखा नहीं सकता हूँ। और भी ड्रम दिख रहे होंगे नीले रंग का मेरे पीछे। ये देखिए, इसमें वो जो स्प्रे के लिए मैं डालता हूँ, जो भी इनपुट्स है, आगे मैं बताऊंगा। फिर आता है इसका पोषण। पोषण कैसे करते हैं? बीज तो दिया या लगा दिया पेड़, फिर उसका पोषण कैसे करते हैं? तो पोषण में आता है जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, सप्तधान्य अंकुर। ये तो हुआ इसका पोषण। पोषण के इनपुट्स जो है, क्या क्या पोषण में लगेगा। फिर आती है सुरक्षा। हम इसकी फसल बीज दी या सेब बागान लगा दिया, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? सुरक्षा में हम जो कीटनाशी जो कीट पतंग लगता है, वैसे नहीं लगता है जो मतलब पहली बार लगेगा, 1-2 साल लगेगा, फिर नहीं लगेगा। क्योंकि फिर वो वहाँ का सूक्ष्म जीवाणु जो बढ़ते हैं, मित्र कीट बढ़ते हैं और शत्रु कीट घटते हैं। शुरू शुरू में वो होता है, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। मैं तो नहीं समझता हूँ कोई दिक्कतें आती है। मेरा तो पहले साल ही 2018 में ही अच्छी फसल आई थी, और इस छोटे से मेरे खेत में 2-3 जीपें निकल जाती है। मैं आपको पूरा बगीचा दिखाऊंगा बाद में। तो मैं कह रहा था सुरक्षा, इसमें कीटनाशी के लिए नीमास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 वर्णी अर्क, नीम मलम का प्रयोग करते हैं। फिर आता फफूंद नाशक। सेब बागान में जब जमीन से नमी उठती है तो फफूंद का बहुत बड़ा अटैक होता है। इसमें सेब में स्कैब आ सकती है, दूसरा ऑर्टिनेरिया आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब उसके लिए हम जीवामृत, खट्टी लस्सी, जंगली कंडी और सोंठास्त्र का प्रयोग करते हैं। फिर आता पर्यावरण।
उसमें हम लेते हैं काष्ठ आच्छादन होने चाहिए, या कद्दू वर्गीय फसलें हों, या दूसरी ऐसी फसलें हों जो जमीन को ढके, या घास काट करके खरपतवार काट करके वहीं डंप करे, वहीं वहीं बिछाए, बिछौना करे, और वो काष्ठ आच्छादन हो गया। फिर आता ह्यूमस। पर्यावरण इसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल है। फिर वापस आए, फिर वृक्षाकार रोपण आच्छादन है। जब हम तौलिया बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, इस जैसे ये तौलिया है, यहाँ हम जो गड्ढा बनाते हैं उसके ऊपर वो बिछा देते हैं, और पीछे एक नाली होती है, और यहाँ घास के कारण आपको दिखाई नहीं देगी। फिर वो पानी जो है यहाँ आएगा और इसमें वो ऑब्जर्व होगा मिट्टी में, तो और इसका जो नमी जो है प्रचुर मात्रा में मिलती रहेगी। फिर है सूक्ष्म पर्यावरण। ये तो इसकी मेन एक बात रखी मैंने। मैं समझता हूँ प्राकृतिक खेती जो है वही किसान कर सकता है जिसके पास देसी गाय है। अगर देसी गाय नहीं है तो ये खेती असंभव नहीं, क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं, जबकि जर्सी, हॉस्टन वगैरह वगैरह में सिर्फ 70 लाख ही होते हैं। अब इसका अंतर देखिए, ये कोसों का फर्क है। एक देसी गाय एक दिन में 10-11 किलो गोबर, 5-6 लीटर गौमूत्र देती है। एक दिन का गौमूत्र और गोबर वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप बोलेंगे कैसे? एक ड्रम जो 200 लीटर का है, अगर हमने जीवामृत बनाना, जामुन बनाना है, उसमें 10 किलो गोबर देसी गाय का और 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा या बेसन लीजिए, और 2 मुट्ठी जहाँ केमिकल नहीं पहुंचा है वहाँ की मिट्टी, या पेड़ के नीचे की ला सकते हैं, या मेंढ की मिट्टी ला सकते हैं, कहीं की मिट्टी या जंगल की मिट्टी ला सकते हैं। उसको ड्रम में घोला जाता है, जैसे मैंने में रखा है, ये 300 लीटर का है, इसमें बनाता हूँ और घोलते, सुबह शाम घोला देते हैं, छिड़ा देते हैं क्लॉकवाइज। तो वो ये 5 बीघे के लिए, यानी 1 एकड़ के लिए। अब 30 दिन में 30 एकड़ के लिए हो गया, यानी एक गाय 150 बीघा के लिए। यह अचंभे वाली बात है। आप बोलेंगे ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक इनपुट्स, बोला जो एक गाय, एक पेड़ की रिकमेंड है 20 किलो से लेकर के 1 क्विंटल गोबर देना पड़ेगा।
तो मान लो किसी के पास 200 पेड़ है, 200 क्विंटल, तो 200 क्विंटल के लिए कितना पशु चाहिए, उसके लिए कितना वो इंतजाम चाहिए, कितना आदमी चाहिए, कितना वो जगह चाहिए, ये कुछ असंभव है मेरी समझ से। हमारा मानना है अगर किसी के पास एक गाय है, वो उसकी माता है, देश की माता है, और हमें एक स्वस्थ फल, आहार, सब्जी, अनाज इत्यादि देती है। ये इसी माध्यम से है, जो देसी गाय है। तो मेरे कहने का कुल तात्पर्य ये है कि थोड़े से, यानी इसका नाम पहले जीरो बजट था। जीरो बजट का मतलब बिल्कुल कम लागत है, बिल्कुल कम। गुड़ी खरीदना है, घर में एरिया में गुड़ भी तो घर में होता है, सब कुछ घर में होता है। हमारे यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में तो गुड़ खरीदना पड़ता है, बेसन खरीदना पड़ता है, क्योंकि दालें भी यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, होती है राजमा होते हैं। राजमा को कौन डालेगा भाई, उतना 150-200 रुपये किलो है, और कौन डालेगा, नहीं हम तो उतना वो बेसन खरीद के लाते हैं। हाँ, बजट कम लगता है। थोड़े से बजट से इतना बड़ा फायदा, और जहर मुक्त। आज देखते हैं संसार में, देश को छोड़ दो, कितने हॉस्पिटल बने, कितने डॉक्टर पॉइंटेड हुए, भीड़ कितनी है। यहां भी जाइए, भलाई निकलाने लगी है, हिसाब ही नहीं है। बड़ी बड़ी सिफारिशें आती है, तो गरीब अपना इलाज भी नहीं कर सकता है, ना सिफारिश है उसके पास। अगर ये खेती अपनाए, बीमारी भी हट जाएगी, हमारे को शुद्ध आहार मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध फल सब्जी मिलेगी। ये पर्यावरण लिहाज से भी उत्तम खेती है। जैसे हम खाद डालते हैं, एकदम अपघटित होती है, एकदम असर उसका लगता है, एकदम, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। सुभाष पालेकर प्रकृति के खेती का जो हम इनपुट्स डालते हैं, घन जीवामृत, जीवामृत, तो धीरे धीरे आच्छादन जो है, काष्ठ आच्छादन धीरे धीरे अपघटित होता है, धीरे धीरे चढ़ता है, और लॉन्ग टर्म इसका प्रोसेस लंबा रहता है। और जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फ्लड नहीं आता है, खेत नहीं गिरते हैं। सबसे बड़ा सुख इसमें ये भी है, कम लागत में ज्यादा फायदा। जैसे ये आप पेड़ देख रहे होंगे यहाँ, ये सेब का गाला वैरायटी है। इस सेब की कीमत जो है
150 से ऊपर किलो का है। अभी भी 175 73 रुपए किलो या 173 75 किलो का दाम। अगर इसकी मार्केटिंग प्राकृतिक खेती नाम से हो तो 200 से ऊपर जाएगा। कितना फायदा है, खाने वाला भी स्वस्थ, हम देने वाले भी स्वस्थ। हमें भी तभी स्वस्थ स्वस्थ भोजन मिलेगा और जब हम परहेज देंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ जो मेरे उत्तराखंड, मुझे बताया गया था दिनेश भाई ने कि जो उत्तराखंड का इलाका, कमाऊं वाला, गढ़वाल वाला इलाका, वहां सेब हो सकता है। मध्य प्रदेश में सेब होता है, राजस्थान में सेब होता है, गर्म एरिया में सेब होता है, वहां क्यों नहीं होगा? हाँ, वैरायटी को हमें देखना होगा कि कौन सी वैरायटी लगानी है, वो बात की बात है। एक बार मन बनाइए और होगा सेब, हम आपको तैयार करके देंगे, हम चलेंगे वहां। हाँ, इसके लिए पहले आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और देसी गाय रखनी होगी प्राकृतिक खेती के मामले में, तभी यह काम सफलता की ओर अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी प्रतिभागियों, किसानों, भाइयों और बहनों को जय किसान, जय भारत। मैं थोड़ा सा आपको आ, थोड़ा सा अपना वो डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। मैं एक ही जगह खड़ा हूँ अभी। मैं आपको एक पूरा बागान दिखाता हूँ। ये देखिए, नीचे ये ककड़ी बीजी है, खीरा है। इसकी जो कनोपी है ये बिल्कुल जमीन को ढक देता है और जो भी नीचे से वो उठता है वो तो ऊपर पत्ते में टकरा जाता है, वापिस जाता है। ये भी आच्छादन का काम करता है। अरे देखो फसल, ये मैं एक बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ, तोड़ चुका हूँ कुछ मटेरियल से। ये देख सकते हैं, ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो सेब है ये मैंने बताया 175 रुपए या 173 रुपए के उससे ऊपर ही जाता है। ये देखिए, साथ में ककड़ी लगी है, खीरा लगा है। ये कद्दू बीजा है साथ में। देखो कैसे पेड़ झुके हैं। ये साथ में मिर्च लगी है। ये बैंगन है, ऊपर सेब है, नीचे बैंगन है, और दूसरी फसलें हैं। दाल भी बीजते थे नाइट्रोजन के लिए, और वो थोड़ा सा हार्वेस्ट हो चुका है। ये देखिए,
ये जापानी फल का सीडलिंग है। ये फिर बैंगन आ गया, कुछ आगे थोड़ी सी भिंडी है। बीच में करेला है, मिर्चें हैं, वो हैज़लनट है। ये देखो सिंगल स्टिक है, सेब का सिंगल स्टिक है, इसी साल लगाया है। और देखिए सेब बिल्कुल सिंगल है, ये एक ही डंडा है। ये नाशपाती है। वो पेड़ जो है हैज़लनट का है। ये देखो बैंगन कितना चमकीला है, देखिए जरा। मतलब ये पालेकर खेती का करिश्मा है। जी ओम। हेलो। जी ओम, आपके यहाँ जमीन क्या रेट है साहब? हाँ जी। आपके यहाँ जमीन क्या रेट मिलती है, ये बागान वाली जो सेब फल लगे हुए हैं वो वाली? हाँ मिल जाती है कब भाई, वो थोड़ा सा ये तो मुझे मालूम नहीं है कि किस हम रेट में मिलती है, पर मिल जाता है। हम लोग ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है आपके पास पहुंच जाए खेती करने, ऐसा लग रहा है यहाँ देख के। आप? मोस्ट वेलकम। आप जी आप लीज पर भी ले सकते हैं। जी 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 ठीक। कहाँ से बोल रहे हो बोला क्या आप? रेट चल रहा है वहाँ साहब, जमीन का क्या रेट है वहाँ जमीन? भाई जी मैं ये तो नहीं जानता हूँ, मगर मिल जाता है। जी हाइट में जी मिल जाता है, जी। हाइट में। मैं मिड हाइट में हूँ। सोच रहे हो पतंजलि सभी के साथ मिलके उधर खरीद ले 1-2 एकड़, सभी लोग खेती करेंगे। हाँ आ इतनी सकते हैं। अच्छी मैं खुद, खेती देख। वो तो पतंजलि में वहां भी हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है सिर्फ। आदरणीय अरे मुख्यातिथि आपके जी, आपका बागान देख परिचय के पूछ आपके रहे हैं। पास आने की इच्छा हो रही। हाँ जी। जी आपका ये पूछ रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय दें आदरणीय मुख्यातिथि जी को। जी मैं हिमाचल प्रदेश से मैं भाई। अच्छा अच्छा जी, मैं शरद वर्मा हूँ नर्मदापुरम से। हाँ जी, ये किस किस प्रदेश में पड़ता है? एमपी, एमपी। मध्य प्रदेश। हाँ 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 मध्य हाँ प्रदेश। हाँ। अरे हम कुछ दिनों आप बाद मध्य प्रदेश आने वाले इसी प्रचार के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, बहुत हाँ अच्छा। अच्छा। स्वागत है, आप आइए।
आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल थे, आजकल गुजरात में हैं। जी जी मैं 26 अप्रैल 2022 को नीति योग दिल्ली में था। जी 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 जी। उन्होंने डिमांड की है मध्य प्रदेश के लिए 5000 मास्टर ट्रेनर चाहिए। अच्छा जी 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 जी, बहुत अच्छा। मेरे अपने जनपद का मेरा पहला नंबर है। जी जी जी। अगर इस तरह की बारी आएगी तो मैं पहले नंबर पे हूँ अपने जनपद का। ओके ओके बहुत बढ़िया। आपके बागान देख के इच्छा हो रही है, बागानों को उधर जाया जाए, खेती की जाए आपके पास। आओ आओ आओ, स्वागत है। हम इंतजाम करेंगे, हम जी इंतजाम करेंगे। जी एक बार मन बना लो, आप आ जाओ, सब कुछ जी हो जी जाएगा। जी सब सब कुछ हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप वो मैसेज कर सकते हैं, जी 82 194 88 948। जी, आप दे दीजिए, सदन नंबर दे देगा हमारे पोस्ट बॉक्स में, हाँ डाल कोई बात देंगे। नहीं। जी हाँ जी ये अगर किसी और भाई का कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है इस संबंधित, निस्संदेह मुझसे पूछ सकता है। जी ओम। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं आपके अनुभव से कि हमने ये सुना है या पढ़ा है कि बेसन का उपयोग करने से फफूंद की मात्रा बढ़ती है। आप अपने अनुभव से बताएं ये कैसा है। नहीं नहीं, ये छोटी फसलों में हो सकता है, जी मगर जी छोटी फसलों में फफूंद का कोई उतना महत्व नहीं होता है। जी बड़ी फसलों में जैसे फल फल वाली फसलें जो है, जी पेड़ पेड़ पौधे में, जी इसमें फफूंद नहीं आता इससे। जी नहीं, मेरा अभी हाँ मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है ये। जी मैंने सुनता फफूंद आता है इससे। अच्छा अच्छा जी हाँ, हमने अभी सुना है और कहीं पता भी लगा कि भाई इससे बेसन का उपयोग करने से फफूंद की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने पूछा। ओ जी नहीं, जी मैं नहीं सुनता हूँ। जी 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 मैं हर बार बेसन डालता हूँ। मैं जी हर बार ही बेसन डालता हूँ, क्योंकि यहाँ दूसरी राजमा तो डाल नहीं सकते हैं, बाकी दालें यहाँ होती ही नहीं। जी जी पहाड़ी एरिया में दूसरी दाल नहीं होता राजमा के सिवाय। माश होता है, माश तो वैसे नहीं डाल सकते हैं, 300 रुपए हाँ किलो अधिक। जी तो जी जी मैं नहीं समझता हूँ ये तथ्य जो है एक कोई खास महत्व रखता है। देखिए अभी भी जी 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 मैंने अभी भी ये देखिए, आप नीचे थोड़ा सा बचा है, इसमें किसी प्रकार के फफूंद आने का कोई वो नहीं आता है। हो सकता है आपके एरिया में आता होगा कहीं। जी 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 नहीं, अरे जैसे आपने कहा कि छोटी फसल में आता है, तो मध्य प्रदेश में तो अधिकांश रावत सर ने बताया है। जो रबी में गेहूं चना मटर बोया जाता है और खरीफ में की फसल के समय बहुतायत में धान बोई जाती है। हेलो, आप थोड़ा सा क्लियर करें जरा। जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हाँ फसल जो होती है, खास करके टमाटर, जी इसमें फफूंद का हाई खतरा रहता है। जी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये जी एक पहलवान है, जी उसको गाली दे सकते हैं,
मुंह पे नहीं नहीं दे सकते ना। जी अगर हमारी जमीन ठीक है, जी उसको बीमारी नहीं आती है। जी जी अगर आप स्वस्थ हैं तो बीमारी नहीं आएगी। अगर आप बीमार है तो कई बीमारियां चिमड़ जाएगी। जी 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 इसी तरह जमीन में भी होता है। जी अगर जमीन हमारी ठीक नहीं है, हाँ कई बीमारियां आ जाएगी। जी जी ओम। हाँ बोलिए। आदरणीय आदरणीय ठाकुरदास जी, आपके जो आपने आज बगीचा दिखाया, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और ऐसा लग रहा है कि वहीं बगीचे में पहुंच जाऊं और सबसे पहले तो सेब खा लूं। धन्यवाद। आओ इतना बहुत सुंदर अच्छा सेब बहुत अच्छा। है। आओ आओ आओ, स्वागत है आपका जी। मैं मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में आप पधारें, हमारे किसानों को मोटिवेट करें। और मैं चाहूंगा कि ये क्या सेब की फसल मध्य प्रदेश में की जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो भी जहां आप यहाँ भ्रमण करें और यहाँ जब बताएं जलवायु के हिसाब से किस हमारे क्षेत्र में ये सेब की फसल की जा सकती है। छोटे छोटे एक 5-5 पौधे लगा करके इसका हम लोग परीक्षण करें और जहां ये सफल हो जाए तो वहां हम सेब की खेती करा सकते हैं। जी, बहुत वहाँ सुंदर। एक प्रजाति होती है सेब की, वो हिमाचल प्रदेश में मिलती है, HM99। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। जी जी जी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला है, वहाँ हरिमन शर्मा एक नाम का आदमी है, उसके पास ये वैरायटी मिलेगी। आप 5-5 पौधे लेकर के ले जाइए। उसमें बायोडाटा है कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ सेब लगा उसका। भारत सरकार की ओर से उसको पेटेंट मिला है। बहुत सुंदर। और उसका सेब यानी वैरायटी HM99 पूरे भारत में है। चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी जिला हो, स्टेट हो, वहां भी है। बहुत सुंदर। ये डिपेंड करता है आप पर। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। जी यहाँ दिल्ली सेब होता है। प्रणब मुखर्जी उनके घर गए थे जब राष्ट्रपति थे, और दिल्ली में सेब आ रहा है उसकी वैरायटी का। उससे पहले क्या चाहिए? वो देश के राष्ट्रपति रह चुके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं करूंगा, हो जाएगा, होता है। आदरणीय पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम जो हरिद्वार से संचालित है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे किसान अधिक से अधिक जो है अपना उत्पादन उगाएं, समृद्ध बने, अपनी आमदनी बढ़ाएं। उनको हम मार्गदर्शन इस योग आहार कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। आप जैसे अनुभवी किसान, वैज्ञानिक किसानों का आपस में संवाद करके जैसा कि चल रहा है, इसी प्रकार का कार्यक्रम भी चल रहा है। लगातार अब 500 दिन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रोज हम 1-1.25 घंटे योग करते हैं और 1-1.25 घंटे हम किसानी की चर्चा करते हैं, जो जैसी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस योगहार परिवार की ओर से आपको हम आमंत्रित करें, और जहां आप जैसे मध्य प्रदेश में आए या अन्य राज्यों में, तो वहां जितना आप समय दे सकें उन किसानों के साथ बैठ करके आप मोटिवेट कर सकें, और एक जगह कहीं भी हम कुछ पौधे लगा करके उसका हम अनुभव करें, ताकि हम लोग इस खेती में आगे कर सकें। जरूर। आपकी सहमति और आपका आज का उद्बोधन हमारे किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण रहा।
मैं चाहूंगा कि अन्य किसान का कोई अगर हमारे सवाल हो कुछ तो सादर आमंत्रित है, फिर हम जो है आगे अपने वरिष्ठ को लेते हैं, आमंत्रित करेंगे। आप लोगों का किसी ओम किसान का कोई सवाल हो? ओम मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ उत्तराखंड से, देहरादून से। ठाकुर दास जी ने बहुत विस्तार से सेब की बागवानी के बारे में बताया। मेरा जरा एक तो जो आपने बताया हरिमन शर्मा, उनका हाँ हाँ, नंबर अगर आपके पास है तो वो आप सिमाल जी को दे सकते हैं ताकि हम उनको भी से भी मैं जानकारी ले। मैं दिनेश भाई को दे दूंगा। जी, दूसरा मेरा एक प्रश्न है आपसे कि ये जो आप कद्दू या बैंगन या बहुत सारी चीजें मल्चिंग के तौर पर उगा रहे हैं, जी, ये पहले भी उगाते थे जब आप केमिकल खेती करते थे 2018 से पहले? और नहीं तो अब नहीं। दूसरा मेरा एक प्रश्न और है कि जो वहां पे मैंने सेब में देखा है जनरली वो कैंकर बहुत आता है, तो हाँ ये आता है। जैविक खेती करने के बाद ये नेचुरल फार्मिंग अपनाने के बाद वो कैंकर में कमी आई है या फिर वैसी स्थिति है? सुनो, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए अभिषेक नजर आ रहा है ना? हेलो, हाँ जी जी, जी, देख हाँ रहे हैं। देख रहे हैं ना? ये जी। यहाँ कैंकर आया था, देखो ये इतना इतना कर, देखो नजर आ रहा है यहाँ, देखो हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ वो लगाया, लेप लगाया और बंद हो गया। देखो अब बिल्कुल सामान्य हो रहा है। ये कौन सा लेप लगाया? इसमें इसको नीम लेप बोलते हैं। क्या होता है, ये साल के 4 बार लगाते हैं। उसमें नीम लेप में डलता है नीम के 10 किलो पत्ते और गौमूत्र, गोबर, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी, हल्दी और 5 ग्राम हींग। उसका लेप बनाते हैं, 10 दिन बाद वो तैयार हो जाता है, फिर लेप कर देते हैं इस जी पे। जी, बहुत बढ़िया। हाँ। इसमें लगा है, देखो नीचे नीचे नजर आ रहा है ये। अब तो ये बारिश से धो भी गया थोड़ा, तो इसका लगाने से देखो यहाँ साफ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल सामान्य हो गया। यहाँ कैंकर आ रहा था। मेरे किसी पौधे में, किसी भी पौधे में कैंकर नाम का चीज ही नहीं है। बहुत मैंने अच्छा। ये पाया, मैं जी, इसकी और गारंटी देता हूँ। जी, जो ये सब्जी का उत्पादन पहले भी करते थे? पहले करता था बहुत कम, मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए। अब तो कमर्शियल भी हो गया। और उत्पादन में कितना फर्क पड़ा जो पहले से अब में? क्या बहुत ज्यादा हो ज्यादा, रहा है कि उतना ही है, बहुत ज्यादा, कम बहुत है? ज्यादा। देखिए, ऑर्गेनिक खेती में तीसरे साल के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसमें उसी उसी साल करिश्मा होता है, उसी साल रिजल्ट आते हैं। उससे ज्यादा केमिकल खेती से ज्यादा फसल आती है इस पे, क्योंकि हमें 21 दिन बाद जीवामृत डालना होता है। सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, जमीन खुरदुरी होती है, भुरभुरी हो जाती है, और
उसमें पोषक तत्व बढ़ते हैं। उससे परे क्या चाहिए, उत्पादन बढ़ गया, घटता थोड़ी। जी, जैसे मैंने देखा सेब में दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाता है, कटिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद फिर खेत का थोड़ा थोले वोले बनते हैं। तो आप किस तरह से मतलब क्या क्या चीज डालते हैं, थोड़ा सीरियल वाइज हाँ बताएंगे? बिल्कुल 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 बताऊंगा मैं। देखिए, दिसंबर में केमिकल खेती वाला खाद डालता है। वो को क्या डालता है, सुपर फास्फेट दिसंबर में डालता है। मैं खाद को तो कुछ ही यूज नहीं करता हूँ, मैं खाली वो घन जीवामृत डालता हूँ। और कितना डालते हैं पर पौधा? थोले में डालते हैं कि पूरे खेत में डालते हैं? न न न न पीछे डालता हूँ, खेत ये जो ये पौधा है यहाँ पे डाल देता हूँ, 3-4 फुट बाद, जहाँ उसकी छाया आ रही है। ये इसका टहनी है, यहाँ इसका रूट जो है यहाँ पहुंचा है, फीडिंग रूट, वहां पीछे डाल देते हम। तो कितना कितना डालते हैं एक पौधे में? और यहाँ तो मैं पूरा किल्टा डाल देता हूँ एक में, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त होता है। आप 2 किलो से 100 पर जितना जितना डाल सकते हैं आप डाल दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना आपके पास अवेलेबल है आप जी डाल जी। सकते हैं। हाँ, और मेरे पास उसके तो बाद? उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जीवामृत डाल दिया, घन जीवामृत डाल दिया, तौली खोदने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, तोले नहीं खोदते हैं? और खोदना क्यों, अच्छा। तौली इसलिए खोदते हैं, एक तो घास निकालने के लिए खोदते हैं, दूसरा जमीन खुरदरी बनाने के लिए हवा जानी चाहिए, प्राणवायु जानी चाहिए, तब खोदते हैं। पानी की निकासी के लिए नालियां बनाते हैं, इसलिए वो तौलिया बनाते हैं। तौलिया बनाने का कोई, मैं नहीं सुनता हूँ कोई रोल है, ये कोई तो आप मायने नहीं नहीं रखता। करते, तौलिया नहीं बनाते? नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। तो जड़ों के आसपास, तने के आसपास की घास की सफाई तो करते होंगे? हाँ वो वैसे ही निकाल देते हैं, जी जी। वैसे ही निकाल तो देते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो सभी लोग जो हैं जो केमिकल की खेती करते हैं वो तौले बनाते हैं। और तौली बनाते हैं, वो फजूल में है, बेस्ट खर्चा है, वो नहीं बनानी चाहिए। जी जी जी। अच्छी, जी आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अ, ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, तौली बनाएंगे तो वहां वो जमीन नर्म हो जाएगी, कीड़ा पतंगा वहां घुस जाएगा। नहीं बनाएगा वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। यहाँ हमारी वो फीडिंग रूट इसकी यहाँ यहाँ है, हम यहाँ से बाद ही डालेंगे पानी, गोबर, यानी घन जीवामृत, जीवामृत पीछे डालते हैं। आगे क्या को डालना, आगे तो फजूल में है, यहाँ यहाँ आप लगेगी तो नीचे जड़ को लगेगी, और वहाँ वो कट लगेगा, और पौधा डैमेज होता जाएगा। जी जरूर, बहुत सही बोला। मैं कोई तौलिया बनाना कोई महीना नहीं रखता है, ये फजूल का फंडा है ये, और पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है ये। और कोई, और और कोई किसान भाई प्रश्न? और बाकी जो घास वास होता है इसको सब मल्चिंग में डाल देते हैं। जी, तो ये मल्चिंग जो है पौधे के तने से दूर करते हैं या उसी से दूर, लगी हुई होती है? पीछे 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 पीछे। अच्छा, कितना लगभग छोड़ देते हैं? आ बड़े पौधा का तो 3 फुट छोड़ देते हैं, उसके बाद ही करते हैं। और वो लोग, मैंने ये भी देखा, चूना वूना लगाते हैं, चूना कॉपर सल्फेट मिला के। हाँ ये बिल्कुल, आप वो भी वही होता है जो मैंने नीम पेस्ट बताया है, वो वो वही नीचे काम लगा करता है। देते हैं? वो वही काम करता है, वो क्या नाम के लिए होता है, ये कीड़ी ना आ जाए। जी जी। कटरबिलर आता है, वो खाता है उसको, और वो अच्छा। छेद कर देते हैं। हाँ, तो वो तने पे दूसरी, लगाते हैं ना? हाँ दूसरी बात,
सनबर्न के लिए, सीधा तने में सूर्य की सीधी किरणें न पड़े। अच्छा। आपको दूसरा आदमी कोई पूछ रहा था। हाँ हेलो। जी, ओम जी नमस्ते, प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, रंजना किनीकर। तो क्या हम महाराष्ट्र में भी लगा सकते हैं पेड़? हाँ, लगा सकते हैं। ऐसी कोई जमीन की सुपीकता होती है क्या उसको? नहीं, आपको थोड़ा सा बताना होगा, आप समुद्र तल से कितना है? हम्म। यहाँ की तो जो मिट्टी एकदम ऐसी काली है और गीली ज्यादा रहती है, तो फिर यहाँ निकलेंगे। देखिए, आप, मैंने बताया हरिवंश शर्मा का पूरे भारत में सेब है। अच्छा। आपका मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दूसरे राज्यों में भी है, उड़ीसा में है। जी, महाराष्ट्र में नहीं है। अरे महाराष्ट्र में नहीं होगा। हाँ? होगा होगा। होंगे शायद, तो फिर भी महाराष्ट्र में तो नहीं मालूम मुझे। तो मानना ना, अरे भाई, मानना ना मानना अलग सी बात है, करेंगे तो तभी है ना। जी कथनी और करनी में अंतर होता है। जी जी। दूसरा भाई कोई और भाई बोल रहा था कोई। जी आदरणीय ओम, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से भगवान दास कुशवाहा। मैं नंबर जानना चाह रहा था हरिवंश शर्मा जी का, क्या मिलेगा? और आपका भी नंबर। बिल्कुल आदरणीय मिलेगा। विक्की यादव जी, आप म्यूट कर लें, आप बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, हम म्यूट कर देते हैं क्योंकि आवाज साफ नहीं आती है, किसानों को उसका संवाद मिले। जब कोई प्रश्न पूछ रहा है वही अनम्यूट रखे प्लीज। हाँ, ये मिल सकता भाई। ये मैं दिनेश भाई को थोड़ी देर में हरिवंश शर्मा का नंबर देता हूँ, ये आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये फोन में ही है। मैं चलते चलते फोन से नंबर निकालना नहीं जानता हूँ। जी आपका बोल रहे, आपका नोट कर लेते। हाँ, बस 194 82194 88,948 88,948। लिख लिया ना? जी ओम। ठीक है। और किसी किसान भाई का कोई सवाल हो आदरणीय हमारे ठाकुरदास जी से तो सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार ठाकुर साहब, मैं बोल रहा मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा से बने सिंह आर्य। जी बोलिए। मेरा सुझाव ये था कि जैसे प्रत्येक फसल अलग अलग मालवा क्षेत्र की एक जमीन के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी, तो ये जो आप जो इसकी फसल बता रहे हैं, ये सेब की फसल, ये कितनी गहराई मिट्टी चाहिए, या फिर कम मिट्टी में हो सकती है या गहरी मिट्टी में हो सकती है? जैसे संतरे की फसल की खेती करते हैं हम, तो वो संतरे की फसल क्या होता है, 2 फीट से ज्यादा अगर गहरी मिट्टी है तो वो वहां पर सक्सेस नहीं होता है, चाहे कौन सी वैरायटी के पौधा लगा दो आप। देखिए, सेब और संतरे में बहुत अंतर होता है। जी। सेब का पौधा जितना ऊपर को है उतना ही नीचे को होता है। जी मेरे कहने के बाद मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, जी इसकी जितनी हाइट है, जी इससे नीचे जड़ इतनी ही नीचे है। वो आपका आप कहना अंदाजा ठीक है। लगा सकते हैं। प्रत्येक फसल का एक एंकर रूट होता है, वो अंदर उसको स्थिरीकरण करने के लिए जमीन के अंदर जाता है, परंतु उसमें एक अभाव होता है फीडर रूट का। जो फीडर रूट अगर गहरी मिट्टी है तो वहाँ फीडर रूट अंदर जाने के बाद में वो फल देना अनावश्यक होता है, सर। ऐसा नहीं है। 3 फुट के 2.5-3 फुट के बाद
जी जमीन अन्नपूर्ण होती है। जी जमीन सभी तत्वों से परिपूर्ण होती है। जी बताएं। आप देखिए, जो मान लो ऊपर, चाहे आप केमिकल खेती करते हो, मान लो, जी वो लीच कहाँ करेगी? जमीन के नीचे ना, जी जमीन के नीचे ही जाएगी ना, जी ऊपर थोड़ी जाएगी यार, जी नीचे को जाएगी वो। जी और नीचे से उस पोषक तत्व को ऊपर कैसे उठा सकते हैं? जी अकेशाकर्षण शक्ति के द्वारा। क्या मतलब? जड़ के द्वारा ऊपर उठती है और जमीन को ऊपर पेड़ को देती है वो जी पोषक तत्व। जी ये कौन कहता है कि ये नहीं होता? मैं कहता हूँ नीचे अन्नपूर्ण है, वो सब परिपूर्ण है। नीचे सभी जी तत्व मौजूद रहते हैं नीचे। आपका कहना ठीक है, पर होता क्या कि बागवानी फसल से लेकर के, छोटी फसल से लेकर के बड़े बड़े वृक्षों तक 9 इंच से अंदर फीडर रूट जाता ही नहीं ना। एक प्रकृति विज्ञान है। 9 इंच तक आप जमीन खोदिए तो 9 इंच के अंदर एंकर रूट जाता है। फीडर रूट जो भोजन ग्रहण करने का फीडर रूट होता है वो अंदर तक नहीं जाता है। 9 इंच देखिए से ऊपर ही पर भोजन ग्रहण करता है प्रत्येक फलदार पौधा है, बड़े बड़े वृक्ष है जितने भी। आप मेरी बात सुनिए जरा। जी यहाँ जरा धुई ऊपर पड़ी है। जो जंगल होता है ना, जंगल, जी जंगल में देखो पेड़ पौधा कितना बड़ा होता है। जी वहां कौन जाता है खाद देने? नहीं, खाद देने वो वहां प्राकृतिक की काट बात चाट होगी। करने कौन जाता है? जी वहां पानी देने कौन जाता है? वहां स्प्रे करने कौन जाता है? जी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जामुन का वृक्ष जंगल में भी होता है, खेत में भी होता है। जी विशाल का वृक्ष फल से लदा हुआ। जंगल में भी खेत में वो उतना कम नहीं होता, कम होता है, और जंगल में ज्यादा होता है वो। इसी तरह हमारा नाशपाती जो है, नाशपाती का रूट होता है शेगड़, यहाँ बोलते हैं शेगड़ उसको, कैंथ। वो जंगल में बहुत ज्यादा होता है। उसी को टॉप ग्राफ्ट करके नाशपाती बनाई जाती है। जंगल में भरपूर फसल आती है। वहां कौन जाता है? हमें प्रकृति को समझना पड़ता है। ठाकुर साहब, आप लोग जो बता रहे हैं वो एक प्राकृतिक विज्ञान होगा। मेरा निवेदन ये था कि कौन सी मिट्टी में सेब की फसल हो सकती है। मैं मानूंगा भाई, सभी मिट्टी में हो सकती है ये। आप पर सभी डिपेंड मिट्टी में हो करता है। सकती है। हाँ जी। जी 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 धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ठाकुर दास जी। बने सिंह जी का ये सवाल था जो आपने समाधान किया, और मैंने जो समझा कि जहां पत्थर नहीं है, जमीन अंदर तक जो है, पत्थर कहीं जमीन में नहीं है, वो अंदर जो जड़ जा सकती है, ऐसी जमीन में हमारे सेब की खेती हो सकती है। हो सकती है जी हो सकती है जी जी। और हो सकती है। हाँ, और किसी अगर किसान का कोई सवाल है तो ये एक प्रश्न मेरा और है कि किस हाइट पे ये बगीचा है आपका? मेरा बगीचा है लगभग 6000 के करीब करीब। 6000 फीट। और भाई का क्वेश्चन? हेलो हाँ जी, सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, अभी आपने जंगल का उदाहरण दिया, अभी वहाँ पानी कौन लगाता है, वहाँ कटिंग कौन करता है, खाद क्यों कौन देता है। जी और सुभाष पालेकर जी भी प्राकृतिक खेती का वो मॉडल देते हैं। जब हम मतलब उदाहरण तो देते हैं जंगल का, जब वहाँ खाद पानी कुछ नहीं डल रहा तो हम अपने पौधों में जीवामृत, घन जीवामृत, पानी वगैरह स्प्रे वगैरह फिर क्यों कर रहे हैं? तो जब हाँ, प्राकृतिक खेती ही नाम हो गया बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। क्यों जरूरी हो गया फिर? सुनो आप, हम पहले 60 के दशक के बाद हम आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण है ये।
60 के दशक से पहले यहाँ केमिकल नहीं डालते थे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इस तरह की सरकार ने भी की पहल की, लोग भी मुड़ गए, तो हमारी जो व्यवस्था थी, प्राकृतिक व्यवस्था, वो गड़बड़ हो गई थी। हम जीवामृत, घन जीवामृत इसलिए डाल रहे कि जो जमीन में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़े और जमीन को शुद्ध करें, तब जरूरत पड़ रही। मैं समझता हूँ जो 7-8 साल होते हैं जिनको कह रहा हूँ, उनको डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मल्चिंग चाहिए। क्यों चाहिए? जंगल में जो पत्ता गिरता है, धीरे धीरे अपघटित होता है, वो सारी पूरी व्यवस्था बनाता है, बात खत्म हो गई। नमी भी रखेगा, खाद का काम भी करेगा, जो जंगल में होता है। बहुत सुंदर। अंदर कुछ धारणा है कि इसके बगैर नहीं होता है। साइज में हो सकता है, फल के आकार में कमी पड़ सकती है, वो बात की बात है, पहले फसल आएगी। सेब का देखिए आप, जब पिंक बर्ड में होता है सेब, उस वक्त मॉइस्चर होना चाहिए और 33% से ऊपर पॉलिनेशन होना चाहिए। कुदरती प्रकोप को छोड़ करके दुनिया की तो कोई भी ताकत किसी भी फल पौधे को फसल आने से रोक नहीं सकता है। आप धन्यवाद आदरणीय। अब मैं सीधे हरिद्वार चलते हैं और मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं और उनका मार्गदर्शन, सुझाव और हम सबको दिशा निर्देश मिले। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि ठाकुर दास जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने एक तो बड़ी जो प्राकृतिक खेती के तरीके बताए और अपने बाग का भी आपने अवलोकन कराया। इसके लिए आपको बहुत अभिनंदन, बहुत साधुवाद, और इसी प्रकार से आप काम करते रहें, यही हमारी इच्छा है। और हम आपके साथ जुड़ें, आप हमारे साथ जुड़ करके कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करें जिससे कि कई सारे किसानों को फायदा पहुंचे, ऐसी मनोकामना है। साथ ही जो आपने सेब के फसल के बारे में जो चीजें बताई और जो प्रश्न आज यहाँ पर आए बहुत सारे, तो कई सारी ऐसी वैरायटी तो आ गई होंगी, लेकिन जो सेब का स्वाद ऊंचाई के क्षेत्रों में होता है, शायद वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। चाहे हम राजस्थान में लगा दें, चाहे महाराष्ट्र में लगा लें, लेकिन वो स्वाद नहीं रहेगा उसमें। अभी स्वाद वाला जो काम है वो शायद होना बाकी है। बाकी पौधा तो उग गया है, लेकिन उसमें पोषण तत्व कितने होंगे और उसमें जो उसकी जो सुगंध है और जो स्वाद है, जो हम अनुभव करते हैं, जो आपके खेतों में भी दिख रहे हैं, इसको अगर हम अनुभव करना चाहें तो जैसे हमारे कई सारे साथी वहां पर आके आपके पास आना चाहते हैं और आपके बाग का भी देखना चाहते हैं, तो बहुत ही अनुकूल समय है इस समय सीधे यह अनुभव करना कि हम इस पेड़ से सेब तोड़ रहे हैं, उसको वहीं पर खा रहे हैं और उसकी जो सुगंध आ रही है और आसपास का जो वातावरण सुरभ्य बना हुआ है, उस सब की जो अनुभूति है, ये अपने आप में किसी एक वरदान से कम नहीं है। तो मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि जिनको जैसा भी मौका मिले,
ऐसे जगह पर जरूर जाएं, क्योंकि प्रकृति से तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे। ये सेब दूसरी जगह पर लगा करके हमें वो आनंद नहीं मिल पाएगा जो एक प्राकृतिक रूप में है, जहाँ जहाँ पर ऐसे सेब के बागान हैं और ऐसे जहाँ पर कुछ पीछे आपके बादल भी चल रहे हैं, बादल में बीच में बरसात भी हो रही है, और जहाँ जहाँ पर हिमालयी क्षेत्र है वहां से हिमालय के दर्शन भी होते हैं। तो यह अनुभूति अपने आप में एक अलग अनुभूति है, तो इसका जरूर अवलोकन करने का ले। ये भी किसी एक तीर्थ से कम नहीं है कि इस तरह की जब अनुभूति होती है। साथ ही जो चीजें बताई ठाकुर दास जी ने और हमारे कई सारे साथियों ने भी पूछा कि क्या वह जमीन हिमाचल में ले सकते हैं, तो अब ये तो लैंड सीलिंग एक्ट यहाँ पर कई सालों से विद्यमान है, तो आसानी से कोई खरीद नहीं सकता है बड़ी सा क्षेत्र, लेकिन लीज पर जरूर ले सकते हैं। तो ऐसे हाँ मैंने लीज पर यदि ले सकते हैं तो उसका भी कुछ आनंद ले सकते हैं। और ये इस तरह से जो आपने प्राकृतिक तरीके से जो खेती के बारे में बताया, जो पेड़ों के बारे में बताया, वनस्पति के बारे में बताया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये आपस में संवाद भी करते हैं। इनकी भाषा हमारी तरह नहीं है, लेकिन ये केमिकल के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से, ये आपस में सभी के सभी वनस्पतियां एक दूसरे से संवाद करती हैं। इनको अगर किसी को कोई पेड़ हम काटते हैं तो उसके भी केमिकल वहां पर पहुंचते हैं, उससे भी वार्निंग मिलती है। तो ये प्राकृतिक तंत्र को तो हमने अभी बहुत कम ही जाना है, बहुत ही नगण्य रूप से ही जाना है। तो ये प्राकृतिक तंत्र को समझना और उसके प्रति हम संवेदनशील रहें और उसके प्रति हमारी आस्था बनी रहे, उसको हम रोज नमस्कार करें, और ये प्राकृतिक तंत्र को ही हम प्राकृतिक खेती, इसको जैविक खेती, जो भी हम नाम देना चाहें, लेकिन कुल मिलाकर के तो प्रकृति धरती माता को ही हमने अपने अपने कार्यों से हमने नमन करना है, उसको सम्मान देना है और उसको बढ़ाने के प्रति अपना योगदान देना है। तो आज की आपकी वार्ता बहुत सुंदर रही, और साथ में जो चिड़ियों की आवाज भी आ रही है, तोते भी आ रहे हैं, वो भी शायद खाने के लिए आ रहे होंगे सेब, उनको भी खाने देना ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो इससे चाहे वो 175 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो नुकसान हुआ, लेकिन प्रकृति जिंदा रहेगी, प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम भी जिंदा रहेंगे। प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो ये तंत्र टूटेगा, ये व्यवस्था टूटेगी, और व्यवस्था टूटेगी तो हम भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो आज के लिए मेरा तो इतना ही कहना है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने हमें दृश्य दिखाए, और ऐसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें मार्गदर्शन करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। बहुत बहुत साधुवाद सर, और आपने जो मार्गदर्शन दिया, और आज लगा कि जैसा आपने कहा कि एक चिड़ियों की चहचहाहट और सेब का दृश्य, और हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने पूरा एक एक प्रश्न का जवाब सेब फल दिखा करके, जहां भी जो है पूरा दिखा करके, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये इसका प्रभाव ये है, इसका डालने का ये होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपना कमेंट दें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, और मुख्य अतिथि ने जो बाग और हिमाचल का सेब का बगीचा जो बताया, और उसके माध्यम से प्राकृतिक खेती की जो बातें बताई, बहुत ही सराहनीय है, अभिनंदनीय है। उन्होंने जो आच्छादन के लिए ककड़ी और बाकी जो उपयोग में लाते हैं, तो उस दिशा में बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी जिसको हम बोलते हैं कि कुकर बीट्स करके, मतलब ककड़ी रहे, करेला रहे या कद्दू रहे, ऐसे जो फैलते हैं, ऐसे फैलते हुए किसी भी चीजों को यदि हम लगाते हैं तो आच्छादन भी मिलता है, उससे फल भी मिलते हैं, और निश्चित रूप से उससे धूप से भी बचत होती है, और अपने को उत्पाद भी मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने प्रयोग में लाया है। दूसरा कि जो चर्चा में बात आ रही थी, तो उसमें सिर्फ मैं थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य देना चाहता हूँ कि जैसा कि जड़ें अंदर जाती है और 9 इंच तक ही वो पानी एब्सॉर्ब करती है और उसके नीचे नहीं करती है। मैं विज्ञान का एक छोटा सा छात्र होने के नाते बताऊं, और वो भी वनस्पति विज्ञान का, कि जड़ें जहां जहां भी फैलती है
और उसकी जो शाखाएं फैलती है, उन शाखा के अंत में कहीं ना कहीं छोटे छोटे बाल आते हैं, और जहां जहां पे छोटे बाल आते हैं वो सभी बाल पानी को आकर्षित करते हैं और पानी ले सकते हैं। तो ये हमारे मन से धारणा निकाल डाले कि सिर्फ 9 इंच तक ही पानी एब्सॉर्ब होता है और अंदर में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। चाहे उसके कितने भी ब्रांचेस हो जाए, कितने भी यहाँ पे चले जाए, उसमें अंत में यानी 1 या 2 इंच छोड़ के वहां पे छोटे छोटे बाल आते हैं, और वो जो छोटे छोटे बाल जितने ज्यादा तादाद में रहेंगे उतने ज्यादा वो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि आमतौर पर संतरा जैसे या जहाँ पे जड़ें आमतौर पर फैलती है, बहुत गहरी नहीं जाती, वहां पे भी ये देखा गया है कि 1.5-2 फीट के जाने के बाद में भी वहां पे वो फैलता वैसा एब्सॉर्प्शन होता है। ये एक बात मैं वैज्ञानिक तथ्य में बताने वाला था। दूसरा, मैं कई दिनों से सोचता हूँ कि भाई इतनी अच्छी प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती होने के बावजूद भी ये चीजें फैल क्यों नहीं रही, ये इतना अच्छा तरीका किसान अपना क्यों नहीं रहे, इस पे जो मेरा चिंतन हो रहा है। तो 2-3 चीजें मेरे मन में आई है, मैं आज बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा सबका जो आग्रह है, जितने भी वक्ता मैंने रोज देखे हैं और बाकी भी सेमिनार्स वर्कशॉप में, कि भाई देसी गाय का आग्रह, ये देसी गाय होना ही चाहिए। अब गाय पालन ऐसी चीज है कि जो छोटे कुटुंब में, छोटे परिवार में संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चियां पढ़ने गई है और जो घर में 2 ही लोग रहे हैं, वो 2 लोगों से वो हर बार गाय पालन करना 2-2.5 एकड़ के खेती में वो संभव नहीं है। क्यों ना भाई इस रास्ता, क्योंकि ये भी कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि देसी गाय का गोबर जो है वो जामन के मुताबिक प्रयोग किया जाए। मतलब हम यदि नहीं यूज हम देसी गाय यदि नहीं पालन कर सकते हैं, तो देसी गाय गांव में या अड़ोस पड़ोस में जहाँ पे भी है, वहां से यदि 2-4-5 किलो यदि हम लाते हैं, और वो अपने बाकी जो ये बाकी गोबर है, चाहे वो बैल का हो या दूसरे गाय का हो या दूसरे पशु का हो, उसमें यदि जामन के मुताबिक डालते हैं तो भी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा कई वैज्ञानिकों ने बताया है। तो उस स्थिति में भी यदि हम प्रयोग कर सकते हैं तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि जब तक हम रिस्ट्रिक्शन, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन है कि देसी गाय का रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन को हम निकालेंगे नहीं, थोड़ा सा लूज नहीं करेंगे, तब तक इतनी अच्छी प्राकृतिक खेती या जो ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं वो फैलेगी नहीं। तो इस तरह से एक प्रयोग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी एक बात चर्चा में आई थी कि भाई दाल का यदि यानी बेसन का यदि प्रयोग करते हैं तो बेसन का प्रयोग करने से फफूंदी आती है। उस बारे में भी कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, और उसमें यह देखा गया है कि आमतौर पर जो जंगली दालें हैं, जैसा कि तरोटा बोलते हैं महाराष्ट्र में, यानी जहाँ पे दाल बनती है जंगली चीजों से बनती है, और जंगली चीजों से दाल जहाँ पे बनती है उसका बेसन यदि हम प्रयोग करते हैं ऐसे कामों में, तो निश्चित रूप से फफूंदी या बाकी भी जो चीजें आने की जो संभावना रहती नहीं के बराबर रहती है। तो इस प्रकार के दालों का भी, जंगली दालों का भी यदि हम प्रयोग करें, तो मुझे ये लगता है कि भाई ये ऐसे 2-3 चीजें यदि हम अपनाए तो अच्छा होगा। और अंत में एक बात कि भाई जो अपना पतंजलि परिवार है, और आज के मुख्य अतिथि जी ने जो बताया है कि हम प्रयोग के तौर पर अगर पूरे देश में समझो 100-500 किसान हैं जो थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, तो मुख्य अतिथि ने जो बताया कि भाई सेब की वेराइटी जो अलग अलग जगह पे लगाई जा सकती है, की जा सकती है, उसके प्रयोग या जंगली दालों के प्रयोग या देसी गाय का जामन उपयोग में लाने के प्रयोग, ऐसे प्रयोग जो किसान कर सकते हैं, जैसे हमारे रघुवंशी जी है, शरद जी है, परिहार जी है, ऐसे जो किसान कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में, ऐसे लोग, या हमारे मुनीलाल जी है, रंजना बहन जी है, ठाकरे जी है, मतलब मेरे मैं नाम गिनते जाओ तो 5-50 नाम तो मेरे मुंह में आ जाएंगे। तो ऐसे जो किसान है, ये लोग यदि इस तरह से प्रयोग करेंगे तो बड़े तेजी से उसके फायदे और उसका नुकसान ख्याल में आ जाएगा, और ये ऑर्गेनिक खेती जो है या नया प्राकृतिक खेती है वो फैलाने में सहायता होंगी, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। इस पर हमारे साथ मुख्य अतिथि जी ने उंगली उठाई थी, कोई आपका कमेंट है आदरणीय? हाँ, मैं ये कहने जा रहा था, अगर किसी के पास अपने पास गाय नहीं है
वो एक दूसरे से दे सकते हैं, ये समाधान हो चुका है, एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जो लोग संसाधन भंडार अपनाते हैं उनसे ले सकते हैं दूसरे से, सभी लोग तो नहीं रख सकते। हमारे यहाँ भी ये क्या नाम है जी। और जैसा कि मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ बिहार से, वो आए, वो भी अपना कमेंट करें। रवि आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत योग की अच्छा अच्छी रही। और आज की मुख्य अतिथि ठाकुर जी की बातें बहुत अच्छी लगी, खासकर जो दृश्य वो अवलोकित करा रहे हैं हम लोग को सेब के बगीचे की, तो वो बहुत ही सुंदर था। साथ साथ तो उससे संबंधित जानकारी भी अच्छी रही। मेरा एक सवाल आप इनसे साथ में रहेगा कि जैसे आपने जो सेब हमें दिखा रहे हैं, क्या उसकी विपणन प्रक्रिया में हम लोग उसको कुछ परचेज कर सकते हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो क्या ऐसी संभावना है कि आपके पास अगर कुछ मैं ऑर्डर भेजूं, मतलब छोटे मात्रा में 10-20 केजी के मात्रा में, तो क्या वो आप उपलब्ध करा सकते हैं? भाई? कैसे आपको कैसे भेजें, जरा मुझे अब आप बताइए, मैं भेजने के लिए तैयार हूँ जी। भेजने का जैसे आप लोग कैसे इसको प्रोसेस करते हैं? जैसे आपकी मार्केटिंग की, जैसे एक बार मैंने किन्नौर से सेब मंगवाए थे अपने पास जी। जैसे हमारे एक दिवाली के बाद एक छठ पर्व होता है, तो मैंने हाँ, किन्नौर से सेब मंगवाए, 25-30 केजी सेब थे पूजा के लिए। तो उन लोगों ने मेरे पास मेरे घर उनकी अपनी अरेंजमेंट थी, उन्होंने भेज दिया था। तो क्या आपकी भी कोई उस तरह की प्रोसेस है कि अगर आपके पास मैं अकाउंट पे पेमेंट करूं तो आप उसे भेज सकते हैं? सुनिए, आप मैं एक छोटा किसान हूँ और मेरे पास ना गाड़ी बाड़ी है। आप मुझे बताएं कि इस तरह भेजिए, मैं भेजने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक बार कुरियर वाले से लाइन अप कर लेता हूँ, जैसा वो कहते हैं। और जरूर जी, और मैं भेजने के लिए तैयार हूँ जी। अच्छा, क्योंकि एक बार क्योंकि आपसे बात करते करते मेरे ध्यान में आई थी कि एक जो पौधों की होती है एक हिडन लाइफ, इस पे किताब भी आई थी कि जैसे हम एक मनुष्य अपने आपस में बातचीत करते हैं, उस तरह से पौधे भी करते हैं और उनके अंदर भी सेंसिटिविटी होती है। एक आप देखेंगे उस किताब को गूगल पे सर्च करके, हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज करके, तो उस किताब में जो उसके स्पंदन की वो पानी लेने के साथ साथ में अगर आप एकांत उसको छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, अगर वो समूह में होता है तो कैसा उसका विकास होता है, या एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मेरी ओर से उसकी ओर, जैसे अभी आप वहाँ उसके साथ खड़े हैं, तो मेरा एक कहना है कि आप अकेले नहीं हैं, आप पौधों के बीच में हैं, वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में चर्चा उनके बारे में हो रही है। माने जो स्पंदित होता है ना, कि उनका अधिक फलीभूत होना, वो सिर्फ और सिर्फ केयर होता है। और ये ह्यूमन बीइंग की तरह ही बिहेव करते हैं कि अगर आप उनको अपनापन अच्छा मिल रहा है तो फल अच्छा हो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी आदरणीय पवन सर ने जो बात कहा बिल्कुल वो सही है कि वो बहुत इच्छा होती है कि आप गार्डन में जाएं और उस चीज का आनंद लें, वो किन्नौर हो या आपके यहाँ हिमाचल का हो या श्रीनगर का हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी। और जैसा कि हमारे आदरणीय पवन सर ने बताया था कि हम किसान भाई जाएं और आदरणीय ठाकुरदास जी के बगीचे का विजिट करें और देखें, सीखें उनसे, और वहां सीख करके फिर अपने यहाँ आप शुरुआत करें। तो ये शुरुआत हो सकती है किसान की खेती की, और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसा हमारे किसान भाई अपने मन में सोच लें, आपस में संवाद कर लें। अगर 2, 4, 5 किसान जा सकते हैं तो वहाँ जाएं और विजिट करें ऐसा। और जब वहाँ जाकर देखेंगे, जैसे अभी रमेश चंद मेहरा जी नागपुर गए थे और गौशाला में देख के आए हैं, पूरा अनुभव करके आए हैं। अभी समय नहीं है, आगे उनको सुनेंगे। इस प्रकार हमारे मनीष सोनी और रमेश चंद मेहरा जी सहित देश भर के किसान वहाँ नागपुर की गौशाला में गए थे, वहाँ रहे, गौशाला में गाय के बीच में रहे, उनकी सेवा की, सीखा गौमूत्र गौ गोबर से क्या बनाया जा सकता है, कैसे गाय की हम जो है पालन पोषण कर सकते हैं गाय के गौमूत्र और गोबर के आधार पर, यह सब सीखा है। इसी प्रकार से हिमाचल जाकर के हम सेब की खेती सीखने के लिए आदरणीय ठाकुरदास जी के फार्म हाउस पर जा सकते हैं, और जो जाना चाहें तो हम आपस में चर्चा करेंगे। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे ज्यादा दिनेश जी सेमवाल जी का। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने आज हमें ठाकुरदास जी के दर्शन कराए, उनके बगीचे के दर्शन कराए, और मन प्रफुल्लित होगा। इतना भव्य जो है दृश्य
सेव की क्वालिटी देख करके ऐसे कभी हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि और खाने का आनंद ही क्या होगा उसका, वो अलग ही बात है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ वो भी अपनी बात रखें, फिर हम जो है नीलकंठ सावले जी से आभार ज्ञापित कराएंगे। जी धन्यवाद आदरणीय जी, बहुत ही सुंदर आप इन्हें जो दृश्य दिखाया हमारे मुख्य अतिथि जी ने, आदरणीय ठाकुर दास जी ने, और ये आह्वान भी किया कि आप आइए और यहाँ रह के जाइए, तो निश्चित ही जिनको समय अनुसार मेरे ख्याल से अच्छा एक बात और है कि क्योंकि दशहरा के आसपास आपके यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, हाँ, दशहरा। जी जी, तो दशहरा। विश्व स्तरीय मेला लगता है, तो उस समय भी संभव हो तो आप हिमालयी वादियों में हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं सभी माननीय सदस्य, और वहाँ पे जा भी सकते हैं। और ये भी संभावना है, और क्योंकि अभी इसके बाद जाएंगे तो सेब तो नहीं दिखेंगे, लेकिन सेब के पौधे दिखेंगे, अन्य वनस्पतियां दिखेंगी, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो संस्कृति है, देव संस्कृति है, और जो प्रफुल्लित करने वाली आभाएं हैं, वो हमें जरूर मिलेंगी। और साथ में जो आपने कहा है, आपसे ये बात भी हुई है कि मैं अपने गांव क्षेत्र में रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी जिले हैं, वहाँ भी हम मिलकर के काम करेंगे। और मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो आने वाला हूँ आपके पास जल्दी ही। पहले मध्य प्रदेश जाना है, आदरणीय जो हमारे मुन्नीलाल जी हैं उनके सत्संग में जाना है, उसके बाद में कुल्लू आने वाला हूँ, मनाली आने वाला हूँ, तो वहां से भी अन्य लोगों से संपर्क होंगे, सभी साथियों से संपर्क होंगे। और हाँ, आपके अन्य जो साथी हैं, कुछ साथी हैं, उनसे भी जब तक बागान में सेम है तब तक हम संपर्क करेंगे, उनको बुलाएंगे। आपसे भी निवेदन है कि आप उनको भी जोड़िएगा। और एक बात और रहेगी है कि जो रिमोट एरिया में, दूर दराज के एरिया में, जैसे आदित्य जी ने एक प्रश्न किया था, उसी से ये जुड़ता हुआ प्रश्न है कि अभी दूर दराज के इलाकों में कुछ जैसे FPO का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पे, या फिर किसान जो संगठन है उस तरह से नहीं उभरे हैं कि जो मार्केटिंग के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकें। तो इस पे भी हम सभी मिलकर के हो सकता है कि कार्य कर सकते हैं, आदरणीय ठाकुर दास जी के साथ मिलकर के, उनके साथियों के साथ मिलकर के। और क्योंकि समय तो काफी आगे बढ़ गया है, तो इसी के साथ ही आपने समय दिया और आप दौड़े दौड़े चले आए खेत में, क्योंकि कल आपको थोड़ा अंदेशा था कि कहीं सुबह बारिश न हो जाए। हमेशा सुबह बारिश आ रही थी, और आप आज आपकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और हमारी प्रार्थना आपने सुनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आप चीफ गेस्ट के रूप में बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान, और जो आप चीफ गेस्ट को यहाँ सदन में उपस्थित कर रहे हैं, अपना प्रयास आप करते हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सबको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, वो भी आपकी वजह से। आप अगर अच्छे, जैसे आज ठाकुरदास जी का आपने चयन किया, तब हम लोगों को इसका लाभ मिल सका। आपके ऐसे पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। और मैं आदरणीय बने सिंह आर जी आगर मालवा से हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और आभार ज्ञापित करें। बने सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, नमस्कार सभी को। सदन का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि जो ठाकुर साहब है आज के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि सेब की खेती संपूर्ण भारतवर्ष में की जा सकती है। और आज के हमारे जो योगा टीचर थी, उस बहन का नाम तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं समय से जुड़ा नहीं था उस वक्त। बहन ने भी बहुत अच्छी तरह से योगा कराया, उसके लिए भी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय सभी महानुभावों से निवेदन है कि ये मंच जो है बहुत महत्वपूर्ण मंच है। ये हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश के किसानों को प्रेरणा मिल रही है और मध्य प्रदेश के किसानों से हिमाचल के प्रदेश को प्रेरणा मिल रही है। आदान प्रदान राज्यों से एक दूसरे का अनुभव शेयर करने को बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है इस मंच से जुड़ने के अवसर पर। और नए नए कृषि वैज्ञानिकों से और नए नए वैज्ञानिकों से एक बहुत बड़ा अनुभव हम सबको एक सीखने को मिल रहा है कि वो कहावत है ना कि अपना ज्ञान जितना बांटेंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। तो एक दूसरे का ज्ञान और अनुभव हम बांट रहे, तो वो और हम सबको एक प्रफुल्लित कर रहे हैं सभी लोगों को।
इसके लिए मैं आज के जो पतंजलि से है हमारे भाई मुन्नीलाल जी आदरणीय, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजश्री कुशवाहा जी आदरणीय, मधुसूदन जी चौहान, भगवान दास कुशवाहा जी, डॉक्टर भुवनेश्वर राय जी, दिनेश जी सेमवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, टोलीचंद जी, गजानंद पंवार जी, कृष्ण कुमार मेहता जी को, कुलदीप यूनियाल जी, नूटन लोपाल जी, ओंकार नाथ जी, पवन कुमार जी अपने पतंजलि सीएम सर को, पुण्यकाम समर्थ जी बिहार वाले को, रघुवीर रावत जी, रमेश चंद मेहरा जी, बहन रंजना जी, रवि आदित्य जी को, संधीय गुजर जी, शरद वर्मा जी, ठाकुर दास, उमाशंकर जी, विनोद भट्ट जी और योगा हरेश जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी ने बहुत अमूल्य समय देकर के इस योजना को, इस भारत की पुण्य भूमि कहा करते हम लोग, वो पाप में तब्दील हो गई, उसको वापस मंथन करके अमृत बांटने का काम सभी महानुभाव कर रहे हैं। इन सभी के लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मनीष सिंह जी आपको और सभी किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में उपस्थित महान वैज्ञानिकों को, किसान भाइयों को सबको सादर प्रणाम। कल 5:30 बजे मिलते हैं और आदरणीय ठाकुरदास जी को पुनः पतंजलि किसान सेवा समिति और पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की ओर से आपको सादर प्रणाम नमन वंदन करते हैं। मिलते हैं। ओम। झारखंड की ओर से सुप्रभात सब।